हॉट स्टॉक्स में आज हमारा फोकस खास तौर पे कुछ ऐसे स्टॉक्स पर हैं जहां पर म्यूचुअल फंड्स की ओर से ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। देखिए, कल एफआईएस की ओर से बड़ी बिकवाली होती हुई नजर आई। कल 28 नवंबर के बाद आई थिंक पहला इतना बड़ा नंबर हमने बिकवाली का देखा है, 10,000 करोड़ रुपए का। लेकिन डीआईएस की खरीदारी लगातार जारी है और वहीं से बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिख भी रहा है। अप्रैल तक अगर आप देखेंगे, अप्रैल के अंत तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जहां तक बात है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बैठे हैं ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ रुपए की नकदी पर। इतना कैश उनके पास पड़ा है। यही कारण था, कल भी आप देखेंगे तो 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी ओवरऑल डीआईएस की ओर से बनती हुई दिखी है। तो म्यूचुअल फंड्स के पास जो कैश रखा है वो लगातार मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हैं और खासतौर पर जब एफआईएस बेचते हैं तो तब उन्हीं की ओर से ही सपोर्ट आता भी है, जैसा हमने कल भी देखा मार्केट में। नवंबर 2024 में देखें तो 5.7% एजीएम का देखें तो कैश लेवल थे इंडस्ट्री के पास, लेकिन ये लेवल अगर आप अप्रैल के अंत तक बढ़कर देखेंगे तो वो 7% पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो कैश लेवल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स जो हैं, लोगों की ओर से एसआईपी अभी भी रुकती हुई नहीं नजर आ रही है। लोगों का भरोसा कायम है और यही एक स्ट्रेंथ, एक पिलर है जो कि हमारे मार्केट को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता हुआ दिख भी रहा है। अब अप्रैल महीने की अगर हम बात करें, जहाँ पे कैश लेवल 7% पहुंच गए हैं एयूएम का म्यूचुअल फंड्स के पास, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पास। अप्रैल में म्यूचुअल फंड्स ने 31 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों की खरीदारी की है। इनमें से कुछ टॉप कंपनी हम आपके सामने रखते हैं और सवाल मेरा सर आपसे ये रहेगा कि अगर म्यूचुअल फंड्स इन कंपनियों में खरीदारी कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर अप्रैल के महीने में ही खरीदे गए हैं, तो क्या इन कंपनियों में हम भी खरीदारी कर सकते हैं? उससे पहले ज़रा एक बार ओवरऑल राय दीजिए सर, म्यूचुअल फंड्स की ओर से, डीआईएस की ओर से जो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है एफआईएस के बिकवाली के टाइम पे तो खासकर वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। आपकी राय सर, ये जो कैश लेवल्स हैं 2,15,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स के पास, उसको आप कैसे देखते हैं? लगातार सपोर्ट आता रहेगा डीआईएस की ओर से मार्केट में? देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि अगर एफआईआई सेलिंग हो रहा है, हमें डोमेस्टिक अगर घर से ही बाइंग आ रहा है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सेकंड थिंग, कैश पे रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट टाइम में बाइंग भी करते हो, उसमें आपको नैप भी ज़्यादा मिलता है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपको इन्वेस्टर्स का ही बेनिफिट हो रहा है। तो मुझे लगता है दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और जो स्टॉक्स पे आपने बात किया है सर, पर्टिकुलर सारे स्टॉक ही मेरा फेवरेट काउंटर्स है। तो मुझे लगता है कि एक बार जो ऐसे कैश पे बैठे रहना और लगातार बाइंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार अच्छा ही होगा जो होगा सर। ठीक है, मैं एक एक करके बात करता हूं सर। आप कह रहे हैं कि स्टॉक्स आपको सारे ही पसंद हैं, ऑब्वियसली अच्छे नाम है तभी तो म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी हो रही है। पहला नाम इसमें सर एनबीसीसी का है। कल भी एक खबर आई थी कि इन्होंने नोएडा का एक प्रोजेक्ट है, परसों खबर थी कि उसमें कुछ यूनिट्स बेचे हैं 1450 करोड़ रुपये के आसपास की रकम में। 1% इनको मार्केटिंग फीस मिलेगी उसमें। म्यूचुअल फंड्स की ओर से देखा जाए तो 1 करोड़ 83 लाख शेयर अप्रैल के महीने में इस कंपनी के खरीदे गए हैं और 51 स्कीम्स हैं जो कि फिलहाल इस स्टॉक को होल्ड करती हैं सर। इसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सर? अगर आपको पसंद है तो क्या इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी करने की राय देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो चार्ट में ब्रेकआउट आया है, लास्ट वीक भी ब्रेकआउट आया था, तो अभी मुझे लगता है कि रुकने वाला तो है नहीं। 130 125 के टारगेट के लिए आप होल्ड करके जा सकते हो एंड करंट जोन से भी आप बाई कर सकते हो। और सेकंड सर, जो स्टॉक है आपने, मैंने अभी देखा विशाल मेगामार्ट, राइट? वो विशाल मेगामार्ट में भी मुझे लगता है कि आईपीओ हाई, जो मेरा स्ट्रैटेजी है, आईपीओ हाई के बाद लगातार देखिए चला नहीं था, अभी सस्टेन कर रहा है 115 के ऊपर। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट रैली यहाँ पे अभी बाकी है, तो अगर 130 के ऊपर क्लोजिंग देता है, उस केस में बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 150 160 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है आप वेट कीजिए, जिनके पास नहीं है आप फ्रेश बाई भी यहाँ पे करके जाइए। इस केस में आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 105 का रहेगा स्टॉप लॉस। मुझे लगता है जैसे ये आईपीओ हाई के ऊपर अभी चला है, बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 165 170 का प्राइस यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ आप फ्रेश खरीदारी करें। टारगेट आप बता रहे हैं सर 150 165 के? 165 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे इस काउंटर में। परफेक्ट है, ठीक है। तो जिनके पास है वो तो होल्ड करें ही 105 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। नहीं भी है आपके पास तो भी, क्योंकि इसने अपना आईपीओ हाई लेवल पार किया है, तो 150 165 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। तो विशाल मेगामार्ट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा सर डिलीवरी, इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स बहुत सॉलिड थे, जो कि अभी 2 दिन पहले ही आए थे। लेकिन उससे पहले अप्रैल में ही म्यूचुअल फंड्स की ओर से कुछ 1.25 करोड़ शेयरों के आसपास की खरीदारी की गई। 109 स्कीम्स हैं जो कि स्टॉक को फिलहाल होल्ड करती हैं। तो पहले से ही शायद आइडिया था म्यूचुअल फंड्स को कि नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आने वाले, अच्छे आने वाले हैं। अभी इन लेवल्स पर डिलीवरी में आपकी क्या राय होगी सर? देखिए, कंपनी बढ़िया है लेकिन चल चुका है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है अभी 355 के आसपास है। तो यहाँ पे ना एक रेसिस्टेंस था, तो वहाँ से देखिए अभी नीचे थोड़ा आ रहा है।
आपको यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन वो 310 315 का जोन पे कंपनी बढ़िया है, आपको लेना भी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इस जोन पे नहीं है। यहाँ से अगर 30 रुपीज नीचे आता है उस केस में आपको ऐड करना है, और ऑलरेडी चल चुका है 1 महीने में स्टॉक। हाँ, चल चुका है और नंबर्स भी आए, उसके बाद भी हमने आपको बनता हुआ दिखाया। तो खरीदारी के लिए आप 310 से 315 की रेंज का वेट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी हुई, उसका बाद नंबर्स अच्छे आए, स्टॉक चल भी चुका है। 310 315 लेवल्स नोट कर लीजिए, इन लेवल्स पर मिले तो ही आप डिलीवरी में खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर एक समय हमने Q4 का जो डेटा है वो भी डिस्कस किया था, यानी कि जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 का जो फेज़ है, जो कि Q4 FY25 का पूरा क्वार्टर था, उसमें भी आई थिंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी की लिस्ट में शामिल था। और ये अप्रैल महीने के आंकड़े आपके सामने, 6.25 करोड़ शेयरों के आसपास की खरीदारी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में म्यूचुअल फंड्स की ओर से की गई। हालांकि ज़्यादा स्कीम्स नहीं हैं, 36 स्कीम्स हैं जो कि इस कंपनी को होल्ड करती हैं। तो सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में म्यूचुअल फंड्स तो खरीदार हैं, बुलिश हैं, क्या चार्ट्स भी नज़र आ रहे हैं बुलिश? अब देखिए, ऑब्वियसली चार्ट में भी मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद सस्टेन अभी कर रहा है, लेकिन इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है कि आपको अभी बाई करना है। आप एक बार वेट करके जाइए, मुझे लगता है 41 42 आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फेयर वैल्यूएशन हो सकता है। 142 41 42 यस 41 42 ठीक है, 44 के आसपास चला है, तो 41 से 42 के करीब मिले तो आप इसको खरीदिए। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे थे। अगला शेयर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो भी एक बैंकिंग नेम ही है, IDFC फर्स्ट बैंक। ये भी एक ऐसा स्टॉक है, ऑलमोस्ट आपको हर किसी के पास मिल जाएगा। हर तीसरा चौथा सवाल हमारे पास जो आता है वो IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर ही आता है। म्यूचुअल फंड्स ने अप्रैल में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18.5 करोड़ शेयरों की खरीदारी करी है IDFC फर्स्ट बैंक की। जहाँ तक बात है, 131 स्कीम्स हैं जो कि इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करती हैं। ऑप्टिमिज्म बहुत है, होप बहुत है इस कंपनी को लेकर, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पाया सर ये बैंक जो है, शेयर प्राइस जो है इसका। अब हो सकता है ऐसा, या होप ही रह जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो आज से 8 साल पहले सुन रहा हूँ कि IDFC नेक्स्ट HDFC होने वाला है, तो अभी तक तो हुआ नहीं। तो अभी 66 67 के आसपास चल रहे हैं। एक टॉप बनाया सर 70 के आसपास, टॉप बनाने के बाद अभी नीचे आ रहा है। मुझे लगता है 64 में एक सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में। अगर 64 ब्रेक करता है उस केस में आपको एक बार 55 52 का भी प्राइस मिल सकता है। अभी ऊपर आने का तो कोई ऐसा कुछ चीज नहीं है सर। इस बीच मेरा ना पहला जो टारगेट है ग्लैंड में वो अचीव हो गया है। 1571 अभी चल रहा है, 1575 का मेरा पहला टारगेट था। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इंटरडे के लिए। 1571 का हाई बनता हुआ दिखा है। आपने जो लेवल हमें बताए थे, जो मैंने नोट किए थे, वो थे 1575। तो ऑलमोस्ट पहला टारगेट आपका अचीव हो गया, सही बात है। यहाँ पे तो थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक करना है। सेकंड, थोड़ा अगर आप रिस्की ट्रेडर हो उसके लिए आपको वेट करना है। 1585 से लेके 1595 का भी टारगेट आपको आ जाएंगे। 2-1 दिन टाइम लगेंगे, लेकिन अगर इंटरडे में आपको थोड़ा सेफ जाना है तो आप प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। तो आप देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 से 15 मिनट ही हुए हैं जब आपको ये स्टॉक बताया गया था। मैंने लेवल नोट भी किया था, कहाँ आपको हमने बताया था 1545 के आसपास सर ने कहा था कि खरीदारी कीजिए। 1547 का लेवल था उस समय, वहीं पे भी आपने खरीद लिया होता तो 1571 का हाई बना है। तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट आपका जो 30 रुपये के आसपास का अपसाइड है वो आपको 15 मिनटों में ही मिला है। तो अगर आपने सुनकर लिया है, आपने एग्जीक्यूट किया है ट्रेड को, तो आपकी कमाई होती हुई नज़र आई भी है। तो मनी 9 के साथ आप बने नहीं, लगातार हाथ के हाथ इंटरडे ट्रेड्स आपको बताए जा रहे हैं, और देखिए आपको कमाई के जो मौके हैं वो फ्रक्टिफाई होते हुए नज़र आ भी रहे हैं। तो मनी 9 के साथ आप ज़रूर जुड़िए। सुबह 8:30 से 10 बजे तक आपको कमाई के ढेरों मौके मिलेंगे। और देखिए, जो आपको प्रदीप सर ने बताया भी एक ट्रेड ग्लैंड फार्मा का, उसका पहला टारगेट अचीव भी होता हुआ नज़र आ चुका है। वापस अगर हम सर हॉट स्टॉक्स की तरफ आएँ तो एक बार हम बातचीत कर रहे थे IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर। यस सर, यहाँ पे आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक बार 64 का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। अगर 64 ब्रेक करता है उस केस में आपको यहाँ पे एक बार 55 52 का प्राइस आपको मिल सकता है। ऐसा कोई अट्रैक्टिव चार्ट नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत जल्दी आपको यहाँ पे रिटर्न आएंगे। तो जैसे सारे काउंटर भागेंगे उस टाइम पे भाग सकता है, लेकिन फिलहाल अभी अट्रैक्टिव कुछ है नहीं इसमें। ठीक है।
परफेक्ट है। बैंकिंग स्पेस में ही सर कैनरा बैंक, यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। 1.5 करोड़ शेयरों से ज़्यादा की जो खरीदारी है वो म्यूचुअल फंड्स की ओर से अप्रैल के महीने में की गई है। 161 स्कीम्स हैं जो कि फिलहाल कैनरा बैंक को होल्ड करती है। आई थिंक जितने स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग नंबर ऑफ स्कीम्स वाइज अगर आप देखें कोई स्टॉक अगर है तो वो कैनरा बैंक की है। इतनी ज़्यादा बुलिशनेस सर इस स्टॉक को लेकर है, इतने ज़्यादा स्कीम्स की होल्डिंग में है ये स्टॉक। कैनरा बैंक इतना अच्छा चार्ट लग रहा है क्या? सर देखिए, जो वार हो रहा था ना इंडिया पाकिस्तान, उस बीच एक लो लगाया था 92 91 के आसपास, तो उसके बाद से लगातार अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है अभी 100 के ऊपर है, बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट जो टारगेट इसका बन रहा है वो है 110 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है तो उस केस में आपको 125 130 का प्राइस आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। नो डाउट येस बैंक से और अलग जो बैंक है और आईडीएफसी फास्ट बैंक से तो बहुत ही पसंद है मुझे कैनरा बैंक। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई आपको यहाँ पे नहीं करना है। अगर कभी भी आपको 102 101 का भाव मिलता है उस टाइम पे आपको फ्रेश बाई करना है। टारगेट आएगा आपका 125 130 शॉर्ट टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कैनरा बैंक को यहाँ पर नहीं लेना है तो आप 110 पार होने का वेट करें। 125 130 तक के लेवल आ जाएंगे। 102 101 के आसपास नीचे में मिले तो आप कैनरा बैंक को ज़रूर अपनी खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सर येस बैंक तो आपने प्रीएम्प्ट कर ही लिया पहले से ही। येस बैंक में भी आप देखिए डील हुई है एसएमबीसी के साथ, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ। उसको शायद म्यूचुअल फंड्स ने पहले ही भाप लिया था। 4.25 करोड़ शेयरों की खरीदारी यहाँ पर बनती हुई दिखी है। 81 स्कीम्स अभी भी इसको होल्ड करती हैं और 81 स्कीम्स होल्ड करती हैं। और मुझे लगता है कई लाखों दर्शक हमारे भी होंगे और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर होंगे जो येस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में आज से नहीं, मुझे लगता है कई सालों से, कई महीनों से अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपकी क्या राय होगी सर? आपके क्लाइंट्स भी तो पूछते होंगे आपसे, आप अपने क्लाइंट्स को क्या राय देते हैं और हमारे दर्शकों को क्या बोलेंगे? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, जब जिस दिन येस बैंक प्राइस था 220, उस दिन मैंने बोला था कि येस बैंक ओनली फॉर 20 हो जाएगा और वो मेरा फेसबुक पेज में था। और बाद में हमने देखा 20 भी हो गया। सर राणा कपूर जी थे प्रोमोटर और उनका स्टेटमेंट था एक डायमंड है। बाद में हमने देखा कि एक महीने में नीचे आ गया। सो अभी येस बैंक पे हर हफ्ते पे डील होता है और हर मतलब दिन ही कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज आते रहता है। तो मुझे लगता है अगर 20 से 25 भी हो जाएगा ना, 30 रुपीज भी हो जाएगा ना, ये नहीं जाके 200 नहीं हो सकता है अभी। तो एसबीआई जैसे काउंटर्स ने सेल बाय किया था, सेल कर दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको नहीं रहना है, ऐड भी नहीं करना है। और अगर आपके पास अभी है फिलहाल, आप एक बार वेट करके जाइए। अगर एक बार आपको 25 26 कभी भी आता है उस केस में आपको एग्जिट ही करना है, यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं करना है। 25 से 26 के आसपास मिले तो आप इससे एग्जिट कीजिए। और आप कह रहे हैं कि येस बैंक के बजाय कैनरा, एसबीआई ये स्टॉक्स खरीद लीजिए। हाँ, कैनरा बैंक बेटर सर। कैनरा बैंक का चार्ट देखिए 91 92 के आसपास इंडिया पाकिस्तान का जो वार चल रहा था उस दिन लो लगाया था, उसके बाद से लगातार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर एक स्ट्रेंथ आ गया है, स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ आ गया है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन का अगर डीप मिलता है 101 102 के आसपास आप लेके जाइए। नेक्स्ट 6 से 8 महीने में आपको बहुत जल्दी 130 का भाव मिलेंगे। अगर 130 के ऊपर क्रॉसिंग होता है उस केस में आपको 165 170 का भी भाव आपको आते हुए दिखेंगे। तो एक बार आपको कैनरा बैंक लेके जाना है, अच्छा काउंटर है। ठीक है, तो 25 से 26 का लेवल मिले तो येस बैंक से आप एग्जिट करने की कोशिश करें और येस बैंक की बजाय कैनरा बैंक 102 101 के आसपास मिले, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो यहाँ पर आप ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। और उसमें चाहें तो एसबीआई को भी ऐड कर सकते हैं। एसबीआई की बात हुई भी थी 740 के आसपास, प्रदीप सर ने बताया था कि येस बैंक में आप चाहें, माफ़ कीजिए, एसबीआई में चाहें तो 740 के आसपास फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। लेकिन येस बैंक फिर से बोल देता हूँ 25 से 26 का लेवल मिले इस स्टॉक से आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। आखिरी नाम है सर बैंकिंग स्पेस से ही है आरबीएल बैंक। बैंकों में बड़ी खरीदारी होती हुई दिखी है म्यूचुअल फंड्स की ओर से। 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर इसके खरीदे गए हैं। हालांकि रिजल्ट्स कुछ उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग आए नहीं है, स्टॉक चला भी नहीं है। 80 स्कीम्स अभी भी इसको होल्ड करती है। होप ही है सर केवल, फैसला सही है उनका ये? मुझे लगता है कि चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और लगातार अभी एक बॉटम बनाने के बाद ऊपर ही आ रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट हो रहा है इसमें 240 के आसपास, अगर 240 ब्रेक करता है उस केस में आपको एक बार 255 भी टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 195। ठीक है, तो कुल मिला के बैंकिंग हैवी डिस्कशन बनता जा रहा है सर म्यूचुअल फंड्स ने जहाँ पे खरीदारी करी है। तो आपने बोला येस बैंक से निकलना है, कैनरा बैंक और एसबीआई को आप चाहें तो इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। बैंकिंग में ही अगर रहना ही है किसी को सर, तो आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी, चाहे पीएसयू या फिर निजी बैंकों में? सर एक कंपनी में ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है एंडुरेंस टेक्नोलॉजी। एंडुरेंस टेक्नोलॉजी पे एक जो वॉल्यूम आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना तगड़ा कुछ होने वाला है नेक्स्ट। अगर आपके पास
4 से 5 दिन है, आप एंडुरेंस टेक्नोलॉजी को लेके चल सकते हो। और मुझे लगता है इस केस में आपका पहला टारगेट होगा 2365 एंड सेकंड टारगेट होगा 2385। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2285 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 2600 का टारगेट और उसके ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो 2365 2385 ये आपके टारगेट हो गए और 2285 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज अभी अभी ब्रेकआउट आया, देखा किस तरह से स्पाइक इसमें आता हुआ दिखा है, वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे हैं। तो अभी 2340 के आसपास है, मैं लेवल भी नोट कर लेता हूं। तो 2365 यानी कि 25 रुपये ऊपर ये आपको टारगेट के तौर पे मिलेगा, पहला टारगेट। उसके बाद 25 में 20 रुपये और ऐड कर लीजिए, यानी कि 2385 तक ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। 2285 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। फिर से आपको बता देता हूँ कि ग्लैंड फार्मा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था 1575 का पहला टारगेट था, 1571 का हाई इसने लगा भी दिया। तो बताने के 15 मिनट के अंदर ही उसमें जो पहला टारगेट था वो अचीव होता हुआ दिखा था। तो आप सेकंड टारगेट के लिए चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं, बने रह सकते हैं। और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़ ये एक नया नाम है जो कि फ़िलहाल ट्रेडिंग की लिस्ट में आता हुआ दिखा है। तो जो प्रदीप सर जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये एक एडेड एडवांटेज है जो कि आपको ट्रेडिंग कॉल्स के रूप में, इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स जैसे जैसे आपको बताते जाते वैसे वैसे टारगेट्स भी आते जाते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज है। जो हम प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो आपको ट्रेडिंग बेट्स के रूप में ज़रूर देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे हॉट स्टॉक्स की, जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स की बात चल रही थी और उसमें येस बैंक की बजाय कैनरा बैंक, SBI ये इनको पसंद है। येस बैंक में आप 25 से 26 का लेवल मिलता है तो यहाँ से एग्जिट करके चल सकते हैं। सर मैं आपसे पूछा था बैंकिंग में अगर किसी को रहना है तो आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे? सर बैंकिंग में अगर मुझे रहना है तो कैनरा बैंक इस तरफ से तो बेटर है, और सेकंड मुझे लगता है HDFC, कोटक, एक्सिस, ये तीनों में मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है सर, थोड़ा टॉप ऑलरेडी बना दिया है। सो एक बार मैं एक बार डीप के लिए वेट करूंगा। अगर एक डीप मिल जाता है तो उस केस में मैं एंट्री करूंगा, अभी नहीं एंट्री करूंगा। क्योंकि सर आई बिलीव जो FII का सेलिंग हो रहा है, आज का एक बार डेटा देख लेते, 2-4 दिन डेटा देख लेते, उसके बाद जाके एंट्री करूंगा। उस केस में HDFC, कोटक एंड अपना एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक भी मेरा फेवरेट रहेगा। चलिए परफेक्ट है। इस बीच इसी के साथ चलिए हम पहले तो इस खास सेगमेंट हॉट स्टॉक्स को यहीं पर समेटते हैं।